भूगोल का पृथ्वी हमारे जीवन का पाठ 6 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है वायु की गतियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये वायु जो होती है, हवा होती है, ये कैसे गतियाँ करती हैं, किस तरह से चलती हैं। इस पाठ में आपको ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पवन या वायु है क्या, है ना। पवन क्या है और हवा क्या है। हवा और पवन, पवन जो हवा चलती है, हमारी वायु चलती है, वो हमेशा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, मतलब निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, निम्न दाब की ओर चलने वाली हवा पवन कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब से जहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है पवन हवा का, वहाँ से वो निम्न दाब की ओर चलती है, उसको हम हवा कहते हैं, पवन कहते हैं, चलने वाली हवा को। और जब ये हवा रुकी हुई रहती है, तो इसे जब ये चल नहीं रही है, एक जगह रुक गई है, तब हम इसको हवा कहते हैं। कैसे आप समझेंगे, देखिए ये उच्च दाब और ये निम्न दाब का उदाहरण देखिए आप इसमें, कि ये जो उच्च दाब है, मतलब यहाँ पर दाब क्या है, दबाव क्या, हवा क्या है, ज़्यादा। यहाँ पर कितने अणु हैं हवा के, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा जगह है, तो जहाँ सब लोग ठुसे होंगे, हम लोग जहाँ खाली जगह होगी वहाँ जाना चाहेंगे। तो हवा भी इसी तरह भागना चाहती है, उसको दिख रहा है कि यहाँ तो हम इतने सटे हुए हैं, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर हम चले जाएं तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो क्या होता है कि हवा यहाँ से यहाँ की ओर चलने लगती है, और यहाँ से मान लीजिए चल करके 2 अणु यहाँ आ जाएंगे। तो जब ये चलती है हवा, यहाँ उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो हम इसको पवन कहते हैं। तब हम, ये हो गई पवन जब वो चल रही है। और जब ये देखिए 2 अणु इसमें आ गए, तो 4 यहाँ भी हो गए, और यहाँ के 2 चले गए, 4 यहाँ भी हो गए। तो अब ये दोनों तरफ वायु का दाब क्या हो गया, बराबर हो गया। पहले यहाँ वायु का दबाव जो था, दाब था, वो ज़्यादा था, और यहाँ निम्न था, कम था। निम्न माने कम, कम था। तो उच्च दाब से वायु हमेशा कहाँ चलती है, निम्न दाब की ओर। तो ये इधर की ओर चली, और अब चल के मान लीजिए ये बराबर हो गई, 4 यहाँ भी 4 यहाँ, तो यहाँ पर हवा क्या होगी, रुक जाएगी। देखिए आपने अनुभव किया होगा कि आप कमरे के अंदर बैठे हैं, तो हवा तो रहती है, लेकिन आपको लगती नहीं है कि हवा चल रही है ना। तो वहाँ पर हवा रुकी हुई होती है। और हम कभी बाहर निकलते हैं, वो आती, मानसून आता है, मौसम आता है, या तेज़ आंधी चलती है, तो हमको पता चल जाता है कि किस दिशा से हवा कहाँ को जा रही है। तो उच्च दाब से हमेशा हवा कहाँ को जाती है, निम्न दाब की ओर पवन जाती है। तो आपको पवन समझ में आया कि जब चलती है ये हवा, जब चल रही है तो हम उसको पवन कहते हैं, और जब वो एक जगह रुक जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हवा कहते हैं, रुकी हुई को वायु कहते हैं। तो हमेशा हवा का एक नियम है, जो उच्च दाब से वो निम्न दाब की ओर, हम लोग भी जहाँ ज़्यादा ठसाठस होगा, जहाँ पर जगह होगी वहीं जाएंगे। इसी तरह हवा भी उच्च दाब से, ज़्यादा दबाव से निम्न दबाव की ओर भागती है, जहाँ पर उसको जगह ज़्यादा दिखती है वो उस ओर भागती है। अब आप एक दूसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि हवा जो है हमेशा 2 तरीके से चलती है, या तो वो क्षैतिज गति करती है, और या तो ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब ऐसे, यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे चलती है, और या तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। ये ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति, ये 2 गतियों के अनुसार ही हवा चलती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो हवा की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस कारण हवा तेज और धीमी होती है। तो वो है उच्च दाब और निम्न दाब, है ना। और दूसरा है कोरियालिस बल। देखिए आपके इसकी किताब में दिखाया गया है कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में मुड़ना, मतलब विक्षेप हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को क्या कहते हैं, विक्षेप बल, या कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी जो घूर्णन गति में घूर्णन करती है, घूमती है, उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उसे विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं, जिसके कारण हवाएं हमारी मुड़ती हैं। वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये फेरल के नियम के अनुसार जो हमारी वायु चलती है, हवा चलती है, वो फेरल के नियमों के अनुसार चलती है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं कि पवनों के प्रकार, इसको हमको अच्छे से समझ लेना है कि पवन जो है कितने प्रकार की होती है। अभी हमने समझा कि पवन क्या है, ठीक है। तो 2 तरह की पवन होती है, एक स्थायी पवन और एक
अस्थाई पवन। स्थाई पवन क्या है? स्थाई मतलब जो हमेशा बनी रहे, हमेशा एक फिक्स नियमित उसकी एक गति होती है, उसका वेग होता है, एक दिशा होती है, उसको स्थाई हवा कहते हैं। और अस्थाई का कोई निश्चित नहीं होता, कभी इधर से आ रही, कभी उधर आ रही, कभी जल्दी आ जाती है, कभी देर से आ जाती है, तो वो अस्थाई हवा हो गई। तो जो स्थाई हवा है हमारी, वो 3 तरह की होती है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। स्थाई हवा को 3 भागों में बांटा गया है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। और अस्थाई को मानसूनी और स्थानीय और समीर। ठीक है, अब हम इनको तीनों को समझते हैं। पहले स्थाई वालों को, कि स्थाई या नियतवाही हवा कितने प्रकार के, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अब हम आते हैं, देखिए इस चित्र के, अब हम समझते हैं। देखिए ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, आपको पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है, जो 0 डिग्री पर होता है। तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, 0 डिग्री के 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री के 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। समझ में आया? अब व्यापारिक हवाएं कैसे चल रही हैं? यहाँ पर भूमध्य रेखा में बहुत गर्म होता है, और जहाँ पर गर्मी होती है तो वहाँ से क्या होता है? हवा जो है गर्म होकर के ऊपर को उठ जाती है, यहाँ से खाली स्थान हो जाता है, यहाँ पर यहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है। तो ऊपर से उच्च दाब से यहाँ से हवाएं यहाँ भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती है, इधर से इधर और इधर से इधर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। तो आपको समझ में आया कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 30 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये इन दोनों के बीच में जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाएं। अब पछुआ हवाएं क्या हैं? पछुआ हवाएं हमारी 40 डिग्री से 60 डिग्री यहाँ उत्तरी में और 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी में जो हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, ये हवाएं, इनको पछुआ क्यों कहते हैं? पश्चिम भाषा को, पश्चिम शब्द को पुराने लोग पछुआ, पश्चिमी, पछिए पर बोलते थे, तो इसीलिए हम इन हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से चल रही हैं? पश्चिम दिशा से चल रही हैं। तो हमको सीधी सी याद कर लेना है कि 40 डिग्री से 60 डिग्री और 40 डिग्री से यहाँ भी 60 डिग्री में जो हवाएं चलती हैं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, उन्हें हम पछुआ हवाएं कहते हैं। और तीसरी हमारी ध्रुवीय हवाएं। तो ध्रुवीय हवाएं क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ध्रुव हमेशा बहुत ठंडा होता है। ये हमने आपको बताया था कि यहाँ टेम्परेचर, जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है। तो हम यहाँ पर कम होने से यहाँ दबाव ज़्यादा होता है, तो यहाँ से हवाएं हमेशा नीचे को भागती हैं, अंदर की ओर, पृथ्वी की ओर चलती हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ध्रुवीय हवाएं वो हैं जो ध्रुव की ओर से पृथ्वी के अंदर की ओर जो हवाएं चलती हैं, वो उन दोनों हवाओं को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय हवाएं। तो आपको स्थायी हवाओं की तीनों पता चल गई, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। अब आते हैं हम मानसूनी हवा में। दूसरा है हमारा अस्थाई है ना, अस्थाई हवाएं। तो इनमें आती है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं क्या है? देखिए, मानसून शब्द का प्रयोग उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तन होती है। हमारे यहाँ मानसून 2 बार आता है, एक बार ठंड में शीतलहरी जिसको हम कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जिसको हम लू कहते हैं, और आंधड़ आती है, चक्रवात आते हैं, ये सब आते हैं। तो एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी अंतर होता है। तो इसी तापमान की विषमता के कारण हमारे वायुदाब में भी परिवर्तन होता है। तो मानसूनी हवाएं क्या हुई? मानसून हवाएं, जब देखिए इस चित्र से आप समझ सकते हैं इसको आसानी से, कि जब क्या होता है, ये देखिए शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर होती हैं। शीत ऋतु जब होती है तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, धरातल। जब धरातल यहाँ ठंडा हो जाता है और समुद्र का पानी उसकी तुलना में गर्म होता है, तो यहाँ स्थल से, ज़मीन से जो हवाएं होती हैं वो किसकी ओर चलती हैं? सागर की ओर चलती हैं। तो शीत ऋतु में पवनें स्थल से सागरों की ओर चलती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ये हमारी धरती गर्म हो जाती है और समुद्र का पानी, तो सागरों से आने वाली पवनें यहाँ समुद्र से धरती की ओर पवनें आने लगती हैं, स्थल की ओर। और ये अपने संग क्या लिए रहती हैं? आर्द्रता, उमस लिए रहती हैं, नमी लिए रहती हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ उमस बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, जिससे यहाँ पानी बरसने लगता है। तो सागरों से आने वाली पवनें आर्द्रता से भरी होती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। इस ऋतु की पवनों को ही ग्रीष्म मानसून, इनको ग्रीष्म मानसून कहते हैं। इस तरह आपको समझ में आ गया कि शीतकाल में 6 महीने शीत ऋतु में मानसून आता है और 1-2 बार ग्रीष्म ऋतु में। अब हम आते हैं स्थलीय तथा सागरीय, इनको समझने के लिए। जो अस्थाई हवाएं हैं उन दूसरा प्रकार है स्थलीय और सागरीय। देखिए ये बहुत सरल है, इसको आपको इस चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्थल का चित्र है, ठीक है, जमीन है ये, और ये क्या है?
समुद्र। और यहाँ तो अब इसमें क्या होता है कि दिन के समय पे इनकी देखिए, स्थलीय तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे छोटे रूप से मानसून पवन ही हैं। इनकी दिशा 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तित होती है। सागरीय समीर दिन में सागर से स्थल की ओर और तथा स्थल से समीर रात्रि में चलती है। तो दिन में जो है सागर से स्थल की ओर, दिन में यहाँ समुद्र से हवा ज़मीन की ओर चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, तो हमारी ये ज़मीन क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और यहाँ की हवा क्या होती है, ऊपर को उठ जाती है गर्म होने के कारण। तो समुद्र से हवाएं सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, तो हम इनको कहते हैं समुद्री हवाएं, क्योंकि कहाँ से चल रही हैं, समुद्र से। तो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं समुद्री हवाएं, और वहीं रात में क्या होता है कि हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी उसकी तुलना में वो गर्म रहता है, तो यहाँ से स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो इनको हम कहते हैं स्थलीय समीर, क्योंकि कहाँ से चल रही हैं, स्थल से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन में 2 तरह वायु परिवर्तित होती है। मतलब दिन के समय ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है और यहाँ स्थल से समुद्र की ओर। अब हम आते हैं चक्रवात की ओर। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात आप जानते हैं ना, गोल गोल सी आप देखते हैं, जब गर्मी में लू चलती है, भमंडर कहते हैं, भमंडर आया, तो उसको हम चक्र वायुदाब होता है, मतलब कम हवा रहती है। और यहाँ किनारे जब उच्च वायुदाब होता है तो पवन ऐसे गोल गोल निम्न दाब की ओर चलने लगती है हमेशा। यहाँ पर देखिए, ये घड़ी की जो सुई होती है उसके विपरीत दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं, और यही जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो घड़ी की दिशा में चलती हैं। तो ये बीच में निम्न दाब बन जाने के कारण, वायु का निम्न दाब, तो हवाएं कहाँ को भागती हैं, आपको बताए थे ना कि जहाँ कम हवा होगी निम्न दाब होगा। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब होने से हवाएं निम्न दाब की ओर भागती हैं और वो गोल गोल उनकी गति करने लग जाती हैं जब उससे टकराती हैं। तो इस तरह से हमारे चक्रवात बनते हैं। देखिए, ये आपका लिखा हुआ कि भूभाग समुद्री तूफान चक्रवात से प्रभावित होते हैं। ये बड़े विनाशकारी होते हैं जब ये समुद्र में आते हैं, चक्रवात आता है। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं, है ना। अब आप देखिए, चक्रवात से बचाव, हम चक्रवात से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहला हमको क्या करना है, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। जो मछुआरे लोग जाते रहते हैं, अगर पता चल जाए कि चक्रवात आने वाला है, मौसम विभाग पहले से हमें बता देता है, तो वहाँ की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, ठीक है। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टीन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर रहें, ठीक है। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ तथा बिजली के खंभे व तारों को ना छुएं। घरों की बिजली और लाइट भी काट दें, उनको भी ना छुएं। बाढ़ के पानी में ना जाएं, जहरीले जीव जंतु से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री और पेय सुरक्षित पदार्थ रख लें। मान लीजिए कहीं हम फंस जाए तो हमारे पास कुछ खाने पीने को रहे, ठीक है। अब ये प्रति चक्रवात क्या होता है, देखिए, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च दाब बन जाता है, उच्च दाब रहता है, ये देखिए इधर, और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति में चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अगर प्रति चक्रवात आ गया मतलब अब चक्रवात चला गया। तो ये इसमें क्या होता है, बीच में उच्च दाब बन जाता है और किनारे निम्न दाब रहता है, तो उधर की ओर हवा जाने लगती है, और इसमें बीच में निम्न दाब रहता है और चारों ओर उच्च दाब रहता है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि पवनें कैसे चलती हैं, कैसे वो करती हैं। और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, बताइए, मैं ज़रूर उसको समाधान करूँगी। धन्यवाद।